नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई क्लास के साथ। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। जितना हो सके क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको प्राप्त हो सके। तो क्लास पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर करेंगे। ओके, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई है। बताओ भाई, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? क्या 1722 मीटर है, क्या 1620 मीटर है, 1728 मीटर है या फिर 1628 मीटर हो जाएगी? तो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे कर्नल जेम्स टोड ने जो है संतों का शिखर इसको कहा है भाई। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर इसको कहा है और इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम बताओ भाई। क्या नाम आ जाएगा? राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? क्या रेड क्लिफ रेखा है, क्या लक्ष्मण रेखा है, मेकमोहन रेखा या फिर हिंडनबर्ग रेखा यहाँ पर हो जाएगा? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या हो जाएगा भाई? रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1070 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई आ जाती है, इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ओके, अगला है अपना प्रश्न, राजस्थान राज्य से पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बताओ भाई, राजस्थान राज्य से ही पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी आ जाएगी? या लूनी है, क्या बनास है, साबरमती या फिर चंबल हो जाएगी भाई? तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी आ जाएगी? बनास। ठीक है, राजस्थान राज्य से ही पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है। और बनास नदी का जो उद्गम होता है, कहाँ से होता है भाई बनास नदी का उद्गम? राजसमंद में कोमलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है भाई। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, चौथा प्रश्न आपके सामने आ जाता है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्कता वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्कता वाला जिला कौन सा आ जाएगा? क्या गंगानगर है, क्या जालोर है, जैसलमेर है या फिर नागौर है? चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? राजस्थान का सर्वाधिक शुष्कता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है भाई? जैसलमेर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए भाई। सर्वाधिक शुष्कता वाला जिला कौन सा जाता है? जैसलमेर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, राम सागर वन विहार कहाँ है? बताओ भाई, राम सागर वन विहार कहाँ पर आ जाएगा? क्या कोटा में है, क्या भरतपुर में है, बांसवाड़ा में है या फिर धौलपुर के अंदर आ जाता है? राम सागर वन विहार कहाँ पर आ जाएगा? पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर, है ना। तो ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए भी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने छठा, इनमें से गाय की किस नस्ल को कामधेनु भी कहा जाता है? बताओ भाई, कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है गाय की? क्या हरियाणवी नस्ल को कहा जाता है, क्या नागौरी नस्ल को कहा जाता है, राठी को कहा जाता है या फिर गिर को कामधेनु कहा जाता है? छठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? इनमें से गाय की किस नस्ल को कामधेनु भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राठी गाय को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। राठी को कामधेनु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बीकानेर में ऊंट की खाल पर मीनाकारी की जाती है, इस कला को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, बीकानेर में ऊंट की खाल पर मीनाकारी की जाती है, इस कला को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको उस्ता कला कहते हैं, क्या मथुरण कला कहते हैं, बेरूपिया कला कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताओ भाई, क्या होगा भाई यहाँ पर? बीकानेर में ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है इसको क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो आपकी मैथुरण कला जो आ जाएगी, सात का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और मथुरण कला कहाँ की है? बीकानेर की आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, मथुरण कला का संबंध जो है ये बीकानेर से आ जाता है। और उस्ता कला जो है ऊँट की खाल पर मीनाकारी की जाती है, इसी को उस्ता कला कहते हैं। ओके, और उस्ता कला के जो प्रमुख कलाकार आ जाएंगे वो कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। याद रखिएगा, उस्ता कला के जो प्रमुख कलाकार आ जाएंगे वो कौन आ जाएंगे? हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार है। और मथुरण कला आपकी बीकानेर की आ जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने आठवां, नीली क्रांति से क्या अभिप्राय है? बताओ भी, नीली क्रांति से क्या अभिप्राय है?
क्या पशुपालन से संबंधित है क्या? मुर्गी पालन को कहते हैं नीली क्रांति, मत्स्य पालन को कहते हैं या फिर नील की वृद्धि को कहते हैं भाई। 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? नीली क्रांति से क्या अभिप्राय है? मत्स्य पालन से। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नीली क्रांति से क्या अभिप्राय है? मत्स्य पालन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, आज जो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में की गई? बताओ भाई, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस सन में की गई है? क्या 1990 में की गई, क्या 1989 में, 1982, 1992 या फिर 1991 के अंदर? तो 90वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी, कब की गई थी? 1991 के अंदर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से के मिश्रण को गलेना कहते हैं? बताओ भाई, गलेना किसके मिश्रण को कहा जाता है? क्या सीसा जस्ता के मिश्रण को कहते हैं? क्या सस्ता पन्ना को कहा जाता है? जस्ता पन्ना को कहा जाता है या फिर सीसा पन्ना या फिर सीसा शादी के मिश्रण को गलेना कहा जाता है? तो 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्न में से के मिश्रण को गलेना कहते हैं किसको? सीसा जस्ता के मिश्रण को गलेना कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बताओ भी, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन असत्य आ जाएगा? इस सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में की गई, क्या यह असत्य हो जाएगा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है, क्या यह असत्य है? इस सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, क्या यह असत्य हो जाएगा? या फिर कालीबंगा में उत्खनन से सिद्ध हुआ है कि यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता नहीं थी? तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस सभ्यता की खोज 1952 में की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है, ये भी सही है। और इस सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन कालीबंगा में उत्खनन से सिद्ध हुआ है कि ये एक नगरीय प्रधान सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं जो दे रखा है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, ये नगरीय प्रधान सभ्यता थी। ओके, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, लुप्त प्राय वन्य प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे कहते हैं? बताओ भाई, लुप्त प्राय जो वन्य प्राणी होते हैं उसके नाम किस सूची के अंदर आते हैं? क्या ग्रीन बुक के अंदर आता है, क्या रेड डेटा बुक, या फिर व्हाइट पेपर, या फिर ब्लैक लिस्ट के अंदर आता है? बताओ भी कहाँ किस में आता है, किस सूची में आता है? तो रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डेटा बुक के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है अपना, किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया है? बताओ भाई, किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिनिया है? बताओ भाई, आम का है, क्या बबूल का है, खेजड़ी का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? बताओ भाई, किसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आ जाएगा? प्रोसेपिस सिनेरिया। किसका है? खेजड़ी का। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी को लॉक कर लीजिए भाई। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 14वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित है? क्या चित्तौड़गढ़ में स्थापित है, क्या गड़ेपान में है, अलवर में, या फिर सवाई माधोपुर के अंदर आ जाएगी? कहाँ पर है भाई? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित है? गड्डीपान के अंदर। तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए भी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है? बताओ भी, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या आ जाएगा? क्या बटनेर का किला है, क्या तारागढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला, या फिर शेरगढ़ का किला यहाँ पर आ जाता है? कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या आ जाएगा? शेरगढ़ का किला। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाना है कि भारत की मेरिनो पेड़ की नस्ल को कहा जाता है? बताओ भी, भारत की मेरिनो जो है किस पेड़ की नस्ल को कहा जाता है? क्या सोनाड़ी को कहा जाता है, क्या मगरा, चोकला, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? भारत की मेरिनो भेड़ की नस्ल, भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है? चोकला। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चोकला को क्या कहते हैं भाई? भारत की मेरिनो कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न पूछा जा सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, गोडावण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बताओ भाई, गोडावण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? क्या चंबल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, क्या राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं, सीता माता, या फिर उपयुक्त? तो सभी यहाँ पर आ जाएगा। बताओ भाई, गोडावण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी को लॉक कर लीजिए। आगे चलेंगे, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? बताओ भाई, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? क्या 1975 में बना, क्या 1978 में बना, क्या 1981 या फिर 1972 में बना है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 के अंदर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, माचिया सफारी पार्क जो है किस जिले में आ जाएगा? ये कोटा में स्थित है, क्या बूंदी में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, या फिर अलवर के अंदर स्थित है? माचिया सफारी पार्क जो आ जाएगा ये किस जिले के अंदर है? जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी को लॉक कर ले भाई। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 20वां, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? बताओ भाई, कितना प्रतिशत है? क्या लगभग 35% है, क्या
30% है, 33% है, या फिर लगभग 45% आ जाएगा। बताओ भाई, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार आपसे पूछा है कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई, 33% होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मामादेव तालाब का संबंध किस दुर्ग से आता है। बताओ भाई, मामादेव जो तालाब है किस दुर्ग के अंदर आ जाएगा, क्या चित्तौड़गढ़ है, क्या तारागढ़, कुंभलगढ़ या फिर सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग यहाँ पर आ जाता है, कुंभलगढ़, सोनारगढ़ दुर्ग, तारागढ़ या फिर चित्तौड़गढ़, कौन सा होगा भाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मामादेव तालाब का संबंध किस दुर्ग से आता है, कुंभलगढ़ से। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित नहीं है। बताओ भी, कालबेलिया जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है, क्या सग्रिय नहीं है, क्या पनिहारी नहीं है, एडोनी नहीं है, या फिर छरी नृत्य नहीं होगा। 22 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है, इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी। ठीक है, छरी नृत्य इनसे संबंधित नहीं आएगा। छरी नृत्य का संबंध किस जाति से आ जाएगा भाई, गुर्जर जनजाति से। ठीक है, छरी नृत्य का संबंध जो होगा वो गुर्जरों से संबंधित आ जाएगा। ओके, बाकी तीन किससे संबंधित है, कालबेलियों से संबंधित आ जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं। बताओ भाई, शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, विराटनगर से, बालाथल या फिर बागोर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, विराटनगर से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी को लो कर ले। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, बोमट बिल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बताओ भाई, बोमट बिल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, क्या केसरी सिंह बराट ने किया, क्या हरिलाल देवपुरा, मोतीलाल तेजावत या फिर भोगीलाल पांड्या ने किया है। बताओ भाई, बोमट बिल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोतीलाल तेजावत। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सी को लो कर ले। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा की पति का नाम था। बताओ भाई, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या आ जाता है, क्या राजकुमार भोजराज था, क्या गुलाब राज था, जेत सिंह था, या फिर कोई नहीं होगा। क्या होगा भाई, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था, भोजराज। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राज परिवार एकलिंग जी का उपासक रहा है। बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा ऐसा राज परिवार है जो एकलिंग जी का उपासक रहा है, क्या मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर या फिर जयपुर हो जाएगा। क्या होगा भाई, 26वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेवाड़। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए को लोग कर ले भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण जो है स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है। बताओ भाई, सिर पर पहने जाने वाला यहाँ पर आभूषण कौन सा हो जाएगा, क्या झुमका है, क्या बाजूबंद है, बोला है, या फिर सटका हो जाएगा। भाई 27 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्या होगा भाई, सिर पर धारण करने वाला आभूषण कौन सा है, बोरला। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई, लक्खी मेला किसको कहते हैं, गोगामेडी को कहते हैं, क्या पुष्कर, ये केला देवी या फिर रामदेवरा। क्या होगा भाई, 28 का उत्तर यहाँ पर लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है, केला देवी मेले को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे। बताओ भाई, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे, क्या रतन सिंह ने लिखे, क्या कुंभा ने लिखे हैं, उदय सिंह ने लिखे हैं, या फिर प्रताप ने लिखे हैं। 29 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है, मेवाड़ की किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे हैं, तो कौन है भी, कुंभा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी को लॉक कर लीजिए। आगे चलेंगे, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है। बताओ भाई, आशापुरा माता जो है किस वंश की कुलदेवी यहाँ पर आ जाएगी, चौहान की है, क्या राठौड़ की है, खींची की है, या फिर गुहिल की आ जाती है। अभी बताओ, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है, चौहान की आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।